नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग राजस्थान के कला एंड संस्कृति के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के साथ ही मतलब रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड के साथ ही RS वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम श्रेणी और अन्य पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस सभी एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते हैं। जो राजस्थान के दुर्ग वाला टॉपिक है। दुर्ग सामान्य रूप से राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए और विपत्कालीन परिस्थितियों में, युद्ध के समय में और अपने निवास के रूप में इन जगह का स्थान या इन जगहों का या किले का प्रयोग करता था। अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान में छोटे बड़े किलों की संख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है। और पूरे भारत में राजस्थान और महाराष्ट्र, एक चीज़ और ध्यान रखना कि राजस्थान और महाराष्ट्र ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे किलों की संख्या सर्वाधिक है भाई। और ऐसा कहा जाता है ना राजस्थान में तो कि पग पग पर यहाँ पे किले मिलते हैं आपको। और जिनमें से राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है भाई। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। ये स्थापत्य कला के जनक थे, मतलब फादर। तो और देखो एक चीज़ और कि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ रियासत में कुल जो 84 दुर्ग थे, इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने अकेले ने करवाया था। और मतलब इनमें से कईयों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो कुल 84 किलों में से 32 किलों का स्वामी महाराणा कुंभा को माना जाता है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अभी जैसे हम और आगे पढ़ते जाएंगे, पर ये एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है या जो शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ, जो पूरी लिखने वाली बातें नहीं थी। कि राजस्थान में जो भी हम अभी दुर्गों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें से सहाय प्रकार के दुर्ग नहीं पाए जाते हैं, जिसमें सूरवीरों के परिवार रहते हैं। इस प्रकार के किले नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो ये वाला, और साथ ही साथ और कुछ चीज़ें नहीं जो जानकारी आपको होनी चाहिए उसमें ये है कि कौटिल्य ने दुर्ग का वर्गीकरण 4 कोटियों में किया था। जो कौटिल्य था उसने 4 कोटियाँ बताई थी या फिर 4 प्रकार बताए थे। तो कौटिल्य ने 4 बताए थे, ये भी ध्यान रखना। और इन 4 में जैसे कि ओदक दुर्ग है ना, जो जल दुर्ग है होते हैं उसको ओदक दुर्ग कहा जाता है, या फिर इसको जल भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो पार्वत दुर्ग या पर्वत दुर्ग, ठीक है, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग, ये 4 अपने कौटिल्य ने बताया था। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले जो वर्गीकरण है किलों का, जो अपने वर्गीकरण की बात अगर आती है कि किलों का वर्गीकरण सबसे पहले किस में किया गया था, तो वो ध्यान रखना मनुस्मृति में किया गया था। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी जो सामान्य रूप से थी, मतलब कि अगर आपके सबसे पहले पूछ ले किलों का वर्गीकरण किस ग्रंथ में हुआ या कहाँ पे किया गया, तो वो मनुस्मृति है। कौटिल्य ने किलों को कितने भागों में बांटा है, तो वो 4 भाग है। और शुक्र नीति के अनुसार किले को किसी भी राज्य के हाथ की संख्या दी जाती है, ये भी ध्यान रखना। शुक्र नीति के अनुसार कि किलों को या दुर्गों को किसी भी राज्य के हाथ की संख्या दी जाती है। हाथ यानी अगर के पूरे राज्य को शरीर मान लिया जाए तो दुर्ग एक तरह से हाथों की बात ही रक्षा करते हैं, मतलब। तो ये चीज़ें थी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में। अब हम लोग राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्रकार पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि ये दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके शुक्र नीति के अनुसार प्रमुख दुर्ग कौन से हैं, क्या इनके प्रकार हैं। तो देखो, इस शुक्र नीति के अनुसार पहला दुर्ग है मतलब एरण दुर्ग। एरण यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटों और पत्थरों से सुरक्षित हो, मतलब जिसके चारों ओर खाई हो, दुर्ग मतलब कांटे हो, पत्थर हो और इस तरह से हो कि जहाँ पे जाना मतलब मुश्किल भरा हो। तो ऐसे दुर्ग एरण दुर्ग कहलाते हैं। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है मतलब वो रणथंभौर दुर्ग है। आप देखना कई किले एक से अधिक कैटेगरी में परिभाषित होंगे, तो ध्यान रखना, मतलब कि उदाहरण अगर इधर उधर आए तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आप लोगों को। देखो, दूसरा है वन दुर्ग। वन यानी जंगल। वह दुर्ग जहाँ चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, कांटेदार घनी झाड़ियाँ द्वारा घिरा हुआ हो या ऐसा जगह स्थित हो, तो वही बात रणथंभौर दुर्ग एक तरह से वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अब देखो नेक्स्ट गिरि दुर्ग। तो ध्यान रखना, गिरि यानी पहाड़ या पर्वत।
तो किसी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग जो चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हो वो गिरि दुर्ग कहलाता है। इस गिरि दुर्ग में भी ध्यान रखना, रणथंभौर भी है, सिवाना भी है जो पहाड़ी सिवाना की पहाड़ी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जो चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, दो और चारों ओर पर्वतीय पर्वत है। तो ध्यान रखना मतलब गिरि दुर्ग यानी जो पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ हो वह दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। अब जो अगला नेक्स्ट है वो जल दुर्ग। जल यानी जिसके चारों ओर जल हो, नदियों के संगम पर बना हुआ जो भी किला होगा वो क्या कहलाता है, जल दुर्ग कहलाएगा। तो अब ध्यान रखना वह दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर तक जलराशि फैली हुई हो, जैसे गागरोन का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये जब हम वापस नदियाँ वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें मैं और डिटेल में कराऊंगा। तो अभी तो आपको ध्यान रखना कि जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के 2 दुर्ग आते हैं। अब इसमें रणथंभौर नहीं आएगा, तो वो गागरोन और भैंसरोडगढ़। तो यहाँ ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ के पास मतलब चूलिया प्रपात भी है और गागरोन के नाम से गागरोनी तोता भी हुए थे, आपको ध्यान हो तो, जिसका अन्य नाम गागरोनी तोता भी और जिसका अन्य नाम हीरामन तोता भी था मतलब। और ये पद्मनी के प्रसंग में आपको बार बार आएगा मतलब। अब देखो सहाय दुर्ग जो राजस्थान में नहीं है, लेकिन एक शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें ये शामिल है कि वह दुर्ग जिसमें शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले, मतलब जिन्होंने कभी अपनों का विरोध ना किया हो, जिन्होंने कभी अपनों का वध ना किया हो, कभी विरोध ना किया हो, कभी अपनों के अगेंस्ट ना गए हो, ऐसे बंधुजन लोग रहते हो तो उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। तो राजघराने में ऐसा कभी संभव हुआ ही नहीं, क्योंकि एक राजा के बहुत सारी संतानें होती थी, बहुत सारी रानियां होती थी, पटरानियां होती थी, तो उनमें बहुत सारे भाई होते थे एक राजा के, मतलब बहुत सारे राजा के बेटे होने के साथ ही वापस उनमें उत्तराधिकार, संपत्ति के बहुत सारे विवाद होते थे। इसीलिए ऐसा कुछ या ऐसा कोई दुर्ग है ही नहीं जो सहाय दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान में आता हो। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर सेना के वीरों द्वारा घिरा हुआ हो और अभेद्य हो, जहाँ मतलब चारों ओर सेना मुस्तैद रहती है। तो वैसे इस कैटेगरी में हर एक राज्य मतलब हर एक राज्य, रियासत या किला या दुर्ग आ सकता है जिसके चारों ओर सेना खड़ी रहे हमेशा मतलब। तो पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं है और इसमें भी कोई है ही नहीं, तो कोई अपना उदाहरण भी नहीं है सहाय दुर्ग में। तो अब देखो एक इसमें पढ़ते हैं पारिक दुर्ग। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पारिक यानी खाई होता भाई, कैसे याद रखें इसको, अभी पारी द भी आएगा तो पारी ख यानी ख है, लास्ट में ख है और ख से खाई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ख से खाई मतलब। तो ये हो गया आपका पूरा मतलब। तो इस तरह से जैसे भरतपुर और डीग का दुर्ग है, तो ये जो किले हैं मतलब वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मतलब भरतपुर के दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है मतलब, ठीक है। अब देखो हम अगले टॉपिक पे जाते हैं और जो अगले प्रकार है वो आपको एक बार वापस बताते हैं हम लोग। धानवन दुर्ग अगली श्रेणी है, वो धानवन दुर्ग। धानवन वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हुआ हो और जिसके चारों ओर रेत के मैदान हो, टीले हो, तो वो दुर्ग क्या कहलाएगा भाई, अपना धानवन दुर्ग। तो इस श्रेणी में रेगिस्तान का जैसलमेर दुर्ग आता है, जिसे सोनारगढ़ का किला भी, स्वर्ण नगरी भी, स्वर्ण किला भी कहा जाता है, ध्यान रखना मतलब। तो धानवन यानी रेगिस्तान। अब देखो मैंने वो पारिक बताया था, अब यहाँ पे पारिद दुर्ग भी आया है। तो पारिक दुर्ग यानी वह दुर्ग जो चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टी से बड़ी बड़ी दीवारों और प्रकोटों से सुरक्षित हो, उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। मतलब कि जिसके चारों ओर बड़ा सा अच्छा सा मिट्टी का और पत्थरों का बना हुआ परकोटा हो, तो वो पारिद कहा जाता है। तो अब इसमें पहला शब्द पकड़ना आपको, प से प और प से परकोटा। तो मतलब ये ध्यान रखना, वो ख था तो खाई था और इसमें परकोटा है मतलब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को कि परकोटा शब्द जो है वो आपका मतलब परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा, आपका पारिद दुर्ग। अब देखिए आप वापस आगे, स्थल दुर्ग यानी समतल भूमि पर या मैदान में बना दुर्ग, जो समतल भूमि पर हो और मैदान में बना हुआ हो। जैसे बीकानेर का दुर्ग कभी आपने देखा हो, है ना, जो जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो और भरतपुर का किला, जो दोनों दुर्ग है ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप बढ़िया याद रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को धानवन दुर्ग की श्रेणी, धानवन यानी रेगिस्तान दुर्ग की श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी दुर्गों की श्रेणी या कोटियों में रखा जा सकता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की कैटेगरी में नहीं आता है,
तब भी चित्तौड़गढ़ है। और क्वेश्चन उल्टा रूप में पूछ ले कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो धानवंत श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी को में आता है, मतलब शाही दुर्ग तो है ही नहीं, तो इसके अलावा जो राजस्थान में दुर्ग पाए जाते हैं उनके प्रकार में आता है, तो कौन सा है, तो वो ध्यान रखना कि आप चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है। कौटिल्य और मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो कभी ऑप्शन में ये आ जाए कि कौटिल्य और मनु ने इन सब दुर्गों में से कौन से दुर्ग को सर्वोत्तम बताया है, तो वो रहेगा आपका आंसर गिरि दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार, जो शुक्र ने लिखी थी, शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो ध्यान रखना शुक्र से स और स से सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है शुक्र नीति के अनुसार। और मनु और कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, ये ध्यान रखना आप। अब देखो दुर्गों की श्रेष्ठता का क्रम, मतलब कि ये जो दुर्ग हैं वो उनमें से सर्वोत्तम क्रम या सर्वोत्तम श्रेष्ठ कौन सा है एक सामान्य क्रम के रूप में, तो ध्यान रखना सैन्य दुर्ग सर्वोत्तम माना जाता है एक ऑर्डिनरी रूप में। जब इनसे पूछ ले कि शुक्र नीति के अनुसार कौन सा है, बहुत बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि ये शुक्र नीति के अनुसार कौन सा है, तब आपको सैन्य ही बताना है। कौटिल्य और मनु का पूछ ले तब गिरि दुर्ग ही बताना है, न कि सैन्य दुर्ग बताना है। एक ऑर्डिनरी या एक सामान्य रूप में जो दुर्गों की कैटेगरी काउंट की जाती है उसमें से जो सैन्य दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद फिर गिरि दुर्ग का नंबर आता है, फिर जल दुर्ग का नंबर आता है, फिर दानवन, फिर वन, फिर पारिद, फिर एरिन और फिर पारिक यानी खाई वाला। तो सबसे लास्ट में खाई गिरना खराब होता है, हमेशा ही खाई में गिरना खराब होता है, तो खाई में गिरने से बचना चाहिए और सेना के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। वर्तमान में भी अगर कोई भी परिदृश्य आए तो हमें सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए और खाई में गिरने से बचना चाहिए। देश को खाई में गिरने से भी बचाना चाहिए, इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखना सामान्य रूप से सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है और खाई दुर्ग को इस श्रेणी में सबसे अंत में माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये किले, दुर्ग और गढ़ वैसे सामान्य से ही है, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के भाई किले जो बड़े हैं या मतलब वो उनको गुड बेटर बेस्ट है, ये ध्यान रखना। गुड किले ठीक होते हैं, दुर्ग और भी बेटर होते हैं और गढ़ बेस्ट होते हैं। जैसे मेहरानगढ़ है तो गढ़ के अंदर ये ध्यान रखना कि सारी चीज़ें, कहने का मतलब कि खेती वेती करने की, जनसंख्या को रखने की, पानी की सारी सुविधा होती है। और आपको ध्यान हो तो कर्नल जेम्स टॉड ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में ये भी कहा था कि इस किले की सरहद मतलब देखकर इस किले की झरोकों से ही राव जोधा के पुत्र अपने सल्तनत की रक्षा कर सकते हैं या सारी सल्तनत पर नज़र रख सकते हैं। तो गढ़ होते हैं जो वो बड़े सबसे सर्वोत्तम होते हैं। तो वैसे सवाल ऐसा आएगा नहीं, पर कभी पूछ लिया जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब अब देखिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और आज हम पहले किले के रूप में मेहरानगढ़ के किले को पढ़ते हैं भाई। तो ध्यान रखना आज हम मेहरानगढ़ का किला लेते हैं जो जोधपुर में स्थित है। तो पहली बात तो सवाल यही आ गया कि ये स्थित कहाँ है, तो ध्यान रखना ये जोधपुर में स्थित है। अब देखिए आप लोग मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना जोधपुर में स्थित है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है द गुरु भरत सर, मेरे चैनल के नाम से ही उस पर आप ऐड होना और उसमें आपको ये सारी रंग बिरंगी जो मेरी मेहनत की बनाई हुई व्यक्तिगत रूप से जो सेम ने बनाई बिना टेक्निकल सहयोग से, तो ये पीडीएफ भी आपको मैं वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप एक बार इसको एंटर होना और फिर आपको ये सारे, इसके अलावा भी परीक्षा उपयोगी आपको सारी पीडीएफ सारे एग्जाम की आपको सारे इंस्टीट्यूट की मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि विद्या है जितना बांटा जाए उतना ही ज़्यादा मतलब गुणकारी और अच्छा रहता है सभी के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग कि अपना ये जो किला है मेहरानगढ़ का वो जोधपुर में स्थित है और इस किले की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। और राव जोधा अगर आपको पता हो तो रणमल के पुत्र थे, मतलब ये ध्यान रखना। मतलब थोड़ा सा राव जोधा ने 1459 में की थी। तो ये एक साल भी याद रखना आपको, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। मतलब 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी और राव जोधा का फलसा इसी किले में स्थित है। तो एक पॉइंट ये स्थापना वर्ष कौन सा है और दूसरा पॉइंट ये कि स्थापना राव जोधा ने की थी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चिड़िया नाजी महाराज तपस्या करते थे और चिड़िया नाजी महाराज को उठाकर या उनकी धुनी को उठाकर यहाँ पे मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना साथ में कि चिड़िया नाथ जी ने जब जाते वक्त श्राप दिया था इनको, न कि शराब दिया था। शराप ये दिया था मतलब
कि यहाँ पे जो भी राजा होगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा और पानी की कमी रहेगी। तो ध्यान रखना, यहाँ चिड़ियानाथ जी महाराज से उन्होंने श्राप दिया था कि भाई आप क्या कहते हैं, पानी की कमी रहेगी और कोई भी राजा अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। तो ये परंपरा या ये श्राप लंबे समय तक चलता रहा और वर्तमान के जो पूर्व महाराजा हैं, मतलब अपने कैटेगरी के अनुसार जो चलते हैं अभी उनके वंशज, तो महाराजा अगर सिंह जी हैं, तो उन्होंने बेशक अपने पोते का मुंह, मतलब पुत्र है शिवराज सिंह और पोते का नाम तो याद नहीं है, लेकिन पोते का मुंह देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चिड़ियानाथ जी का जो श्राप है वो फीका पड़ गया है या उसकी कुछ मान्यता कम हो गई है। अब वहाँ से रहने, ये सभी लोग जो वर्तमान फैमिली है वो उमेद प्लेस में रहती है, किले में कोई रहती ही नहीं है, जिसका अन्य नाम चित्र प्लेस भी है, क्योंकि जोधपुर के चित्र पत्रों से निर्मित हैं। तो ध्यान रखना। और ये उमेद प्लेस सबसे बड़ा जो आवासीय या जो रहवासीय प्लेस भी है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। और ये चिड़ियानाथ जी, एक चीज़ और याद रखना आप लोग सभी कि इससे पहले, मतलब चिड़ियाटूक पहाड़ी से पहले जोधपुर के किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर होना निश्चित हुआ था उस पहाड़ी का नाम क्या था, मसूरिया पहाड़ी। ये भी ध्यान रखना आप कि क्या कहते हैं कि जो मसूरिया पहाड़ी पर पहले, लेकिन वहाँ पर समस्या जो आई वो पानी की आई कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए इस किले को या इस जगह को, मसूरिया पहाड़ी को छोड़कर चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इस किले का निर्माण किया गया। एक चीज़ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, तो बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर मतलब जोधपुर में मतलब अपने मसूरिया पहाड़ी पर। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट थे जो इस नोट्स के अलावा थे, तो वो भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और है, मतलब कि इस किले के निर्माण में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ी दीवार, बड़ा बांध या बड़ा जो मंदिर जो या फिर बड़ा किला बनाया जाता है तो वहाँ किसी की जीवित समाधि दी जाती थी पहले, है ना। अभी तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले ऐसी परंपरा थी। तो उस परंपरा को निभाने के लिए इसके पीछे लॉजिक ये था कि उसकी आत्मा रहने से, मतलब उस किले में या उस जो भी महल या जो भी अपना बांध वगैरह होगा तो वो गिरेगा नहीं और मजबूत रहेगा। तो और ये लेकिन स्वेच्छा से होना था, बाद में ज़बरदस्ती होने लग गई, लेकिन पहले स्वेच्छा से होना था कि जो अपनी स्वेच्छा से बलि देगा वो किले के निर्माण के लिए, तो वो किला हमेशा मजबूत बना रहेगा। तो यहाँ पे जोधपुर में राजा राम मेघवाल नाम के व्यक्ति ने स्वेच्छा से बलि दी गई थी और उनको जिंदा नींव में चुनवाया गया था। बाद में जोधपुर के महाराजा ने इसके परिवार को परगने भी दिए थे और सम्मानित रखा था जब तक राज परिवार चलता रहा। तो ये ध्यान रखना, कभी पूछ ले सवाल, और पूछा गया भी है कि मतलब राजा राम या जोधपुर के किले में किसको चुनवाया गया या किसकी बलि दी गई, किसकी समाधि है तो किसकी समाधि दी गई, तो ये ध्यान रखना नींव में जो राजा राम मेघवाल नाम के व्यक्ति की बलि दी गई। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये मोर के आकृति का होने की वजह से इस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ कहने के पीछे या मोर ध्वजगढ़ कहने के पीछे लॉजिक ये है कि ये किला अपना मोर की आकृति का शेप का बना हुआ, जैसे ये मोर रहता है ना इस तरह का, ठीक है ना। तो ये तो मेरा तो कुछ और बन गया है, लेकिन आप मोर ही समझना इसको। तो मोर की शेप का है, इसीलिए इसको मयूर ध्वज भी कहता है। एक इसके पीछे ये भी लॉजिक रखना, देखो इसके अन्य नाम भी है, चिंतामणिगढ़, राठौड़ों के गढ़ चिंतामणि कहलाते थे। मेहरानगढ़, तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये जैसे दरअसल अपभ्रंश होकर मेहरानगढ़ बना, बाकी इसका नाम मिहरानगढ़ था। और मिहरान का सामान्य अर्थ, मीर का सामान्य अर्थ होता है सूर्य, और ये जो जोधपुर के राठौड़ थे वो सूर्यवंशी थे। तो इसीलिए आप लोगों को ये भी थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि ये जो मेहरानगढ़ है वो मिहरानगढ़ है, और मिहरानगढ़ का सामान्य अर्थ था सूर्य, और जोधपुर के राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर मेहरानगढ़ का शब्द का प्रॉपर पूछ ले तो मेहरान यानी विशाल, तो ध्यान रखना मेहरान मतलब विशाल होता है, तो इसीलिए भी इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया है। जोधाना का किला भी कहा जाता है, सन सिटी भी कहा जाता है, और इसका कागमुखी किला भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कागमुखी किला, सन सिटी किला, ये सब किले इसी किले के, या ये सब नाम इसी किले के उपनाम है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, रुडयार्ड किपलिंग ने वो जो जंगल का ऐसे मोगली वाली कहानी लिखी थी, और 1906 में इनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य का, मतलब ठीक है ना।
तो वो देख लो, उन्होंने ये कहा था, रुडयार्ड किपलिंग इस जोधपुर किले में रहे भी थे और इन्होंने इस किले को ऐसा कहा कि भाई इस तरह का किले का निर्माण तो कोई परियों और देवताओं के द्वारा ही किया जा सकता है, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है, या मनुष्य इस तरह के किलों का निर्माण नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कभी ध्यान हो तो कर्नल एक टॉड का भी इसके बारे में अगर आ जाए आपके एग्जाम में पूछ ले कि कर्नल टॉड ने इसके किले के बारे में क्या कहा था, तो ध्यान रखना कर्नल जेम्स टॉड ने यह कहा था कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं और उनकी हुकूमत की हद तक इस किले की झरोकों से या इस किले से निगाहें पहुंचती थी या पहुंच सकती थी या पहुंच सकती है। तो ये चीज़ें मतलब कर्नल टॉड ने कही थी। और देवताओं और परियों के निर्माण के द्वारा जो हमारा पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ है वो रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस किले में कुछ, अगर आज भी आप जाओगे तो आपको तोपें मिलेगी वहाँ पे किले की प्राचीर पर, मतलब तो वो उसके, ये कभी कभी सवाल आ जाता है कि कौन से किले में कौन सी तोपें रखी गई हैं। तो किलकिला, जो तोपें रखी गई उनके नाम किलकिला, भवानी, गजनी खां, नुसरत, शंभू बाण, गजक। तो एक ये किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, ये थोड़ी सी आप ज़्यादा याद रखना, है ना, क्योंकि अक्सर किलकिला, शंभू बाण बहुत बार एग्जाम आया है और गजनी खां बहुत बार एग्जाम आया है। तो आप कोई भी ट्रिक व्रिक छोटी सी बना के मतलब इस 6 जो है, एक अगर आपको ध्यान हो तो गुब्बारा कर नाम करके भी है, तो वो भी आप याद रख लेना, वरना ये 6 तो याद रखनी ही रखनी है आपको। तो ये अगला पार्ट देखते हैं अब हम लोग। अब देखो अगले पार्ट में हमें कि जोधपुर के किले में अन्य प्रसिद्ध स्थान इस तरह से हैं, मतलब कि जोधपुर के किले में जो चीज़ें हैं। और एक बीच में बात मैं कहना भूल गया, जो अक्सर में हमारे वीडियो में हम सब यूट्यूबर्स कहते हैं, और मैं भी एक अध्यापक होने के नाते, यूट्यूबर सर होने के नाते या यूट्यूब चैनल का स्वामी होने के नाते आपसे मेरी बार बार गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि द गुरु भरत सर चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखो ये चीज़ कि अगर आपको क्वालिटी की वीडियो चाहिए और लगातार कोई सीरीज चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो उतना ही मुझे ये कार्य करने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वरना जब ये सारी चीज़ें कम होती हैं तो फिर इंटरेस्ट भी कम होता है कि हम लोग धीरे धीरे काम करवाएं। इसीलिए हम फिर अपने कई हुए बातों से पीछे हट जाते हैं कि जब लोग देख ही नहीं रहे हैं या अगर कम इंटरेस्टेड हैं तो फिर हमें भी अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बेशकीमती है और हमें इस चीज़ को और भी ज़्यादा या और भी जगह खुद के लिए भी जीना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो अन्य बातें हैं कि इस किले में, तो आप भी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है मेरी कि अपने दोस्तों से भी करवाना, मतलब ताकि अगर एक एक दोस्त से भी कराओगे तो अपने चैनल के व्यूज भी और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। इसके बदले में कि सर हमें क्या मिलेगा, आपको बहुत सारा अच्छा नॉलेज, बहुत सारा अच्छे वीडियो, बहुत सारी तैयारियों के, आपको कहीं भी पैसे भरने की, क्या सर हम कैसे बिलीव कर दें कि आप सबसे अच्छे होंगे। तो वो तो नाइस से हम पूछे ना कितने बाल काटे हैं, तो वो तो हमारे सामने ही गिरते हैं, तो मुझे आपके सामने ही आना है। तो बेशक अभी जो भी वीडियो हैं ज़्यादा विशेष प्रयास से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही प्यार से मैं देते रहोगे तो बेशक आपके लिए सर्वोत्तम वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अब देखिए आप लोग कि अगले जो पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं हम लोग कि इस किले में जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बार बार कि एक तो भूरे खां की मज़ार इस किले में स्थित है, या भूरे खां की मज़ार कौन से किले में स्थित है। तो जैसे हम और मज़ार महल दो पढ़ेंगे तब आपको और बताएंगे, लेकिन अभी और पढ़ लेना आप लोग इसको ध्यान रखते हुए। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ये भी इसी किले में है। ये मान सिंह के सेनापति थे कीरत सिंह सोढ़ा, तो उनकी याद में ये कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बनाई हुई है। धन्ना और भीमा की छतरी, तो ये मामा बाण जाते हैं, तो इनकी भी छतरी बनाई हुई है। मान सिंह पुस्तकालय भी है, आप जाओ तो कभी देखना, बहुत महंगी महंगी किताबें मिलती हैं। मोती महल, तलहटी महल, ये सूर सिंह जी ने बनाए थे, तो ये भी कभी पूछ ले आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा देखो जो फूल महल जिसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये अभय सिंह जी ने बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रृंगार चौकी, ये तखत सिंह जी के द्वारा निर्मित है। यहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था, तो ध्यान रखना जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ पर किया जाता था, ऐसा कभी सवाल आ जाए तो श्रृंगार चौकी पर किया जाता था। और श्रृंगार चौकी तखत सिंह द्वारा निर्मित थी, और सरदार सिंह जब राजा बने तब तक ये परंपरा थी कि बगड़ी नगर, ये पास में गांव या एक छोटा सा नगर है, यहाँ के सरदार जो जाकर जोधपुर के महाराजा का राज्याभिषेक करते थे, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब देखो
अगला पॉइंट हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि 1460 ईस्वी में यहाँ चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण कराया गया। तो चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण पूछ ले तो वो 1460 है, और जोधपुर के किले की स्थापना पूछ ले तो वो 1459 है, और बीकानेर के स्थापना पूछ ले तो वो 1465 है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट करते हुए आप ध्यान रखना कि यहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनाया गया। और चामुंडा माता, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई आप लोग कि चामुंडा माता राठौड़ों की इष्ट देवी है, ना कि कुल देवी है, ठीक है ना। कुल देवी एक होती है, इष्ट या आराध्य देवी या देवता बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनकी जो कुल देवी है वो आपको याद ही होगी, नागनेचा की या नागनेची माता। नागनेची माता भाई ध्यान रखना, राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, जिसका मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है मतलब। और इसके बारे में भी ये कहानी है कि इनसे मतलब ये जो मूर्ति राव धूड़ लेकर आए थे। ध्यान रखना, ये जो नागाना गांव में मूर्ति राव धूड़ लेकर आए थे, और वो कर्नाटक से लेकर आए थे। और इस मूर्ति के बारे में कहा गया था कि भाई जब तक तुम पीछे नहीं देखोगे तब तक ये मूर्ति चलती रहेगी, जैसे ही तुम पीछे देखोगे वहाँ पे ये मूर्ति अपने आप रुक जाएगी, और उससे आगे ले जाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। तो बताते हैं ऐसा कि राव धूड़ अपने राव सिंह के बाद में बने थे राजा, बीच में बहुत सारे राजा बने, लेकिन एक राव धूड़ जी का भी जिक्र आता है। तो ये नागाना गाँव में आए, तब इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। उसके बाद वो मूर्ति आगे नहीं बढ़ी, और कुलदेवी का मंदिर वही है। एक छोटा सा मंदिर आपको याद हो तो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में भी नागनेची माता का मंदिर है, पर जो मुख्य मंदिर पूछ ले आपसे तो ये नागाना गांव बाड़मेर में ही स्थित है। राव धूड़ जी के भाई थे दांदल जी, और दांदल जी के अगर आपको याद हो तो बेटे थे पाबू जी, जो बाद में लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। तो ये सारी जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग जो इसके लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, मतलब कि जोधा की रानी जसमादे ने रानीशर तालाब का निर्माण कराया था। तो कभी पूछ ले आपसे कि रानीशर तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो वो जोधा ने, मतलब जोधा की रानी थी जिसने करवाया था, और उसका नाम क्या था भाई, जसमादे हाड़ी रानी, मतलब ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे ये जो अगले पॉइंट्स है हम लोग इनको पढ़ते हैं, मतलब वो ये है कि जोधपुर के किले की नींव का प्रथम पत्थर वो करणी माता ने रखा था, या जिसका नाम बचपन का नाम क्या था भाई, रिद्धिबाई या रिद्धूबाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि करणी माता ने रखा था, और बीकानेर के किले की नींव का पत्थर भी करणी माता ने ही रखा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। अब एक और चीज़, ये एक सामान्य सा पॉइंट है कि ये राव रणमल जो जोधा के पिताजी थे, इनकी धर्म बयान बनाई हुई थी। तो हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा रहती है कि घरों की नींव वगैरह या जो मंदिर की नींव वगैरह में हम अपनी बहन बेटियों को बुलाते हैं, तो करणी माता ने नींव रखी थी, मतलब ये ध्यान रखना। ये दुर्ग मतलब गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, मतलब जोधपुर का दुर्ग कभी पूछ ले आपसे कि पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इनके जो मुख्य प्रवेश द्वार है, तो उन प्रवेश द्वारों में हम 2-3 पढ़ते हैं। एक तो जयपोल है जो मान सिंह राठौड़ के द्वारा निर्मित है। ये ध्यान रखना कि ये जो जयपोल है वो मान सिंह राठौड़ के द्वारा निर्मित है, और जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को हराने के उपलक्ष्य में मान सिंह राठौड़ ने 1808 ईस्वी में जयपोल का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर है लोहा पोल। इसका निर्माण, जो लोहा पोल है इसका निर्माण 1605 में राव मालदेव ने शुरू करवाया था, जबकि इसका जो पूरा है इसके पुत्र महाराजा विजय सिंह जी ने पूरा करवाया था, मतलब। तो ये ध्यान रखना आप लोग। लोहा पोल राव मालदेव, और फतेह पोल अजय सिंह जी के द्वारा निर्मित है। तो फतेह पोल है वो अजीत सिंह जी के द्वारा निर्मित है, और अजीत सिंह जी ने मुगल खालसा उठा लिए जाने के उपलक्ष्य में खुशी में इस दीवार का निर्माण कराया था, मतलब। तो ये ध्यान रखना 1605 वगैरह फतेह पोल अजीत सिंह जी के द्वारा। और दूसरी इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब पोले हैं, जैसे उनमें से मुख्य रूप से अमृत पोल, खांडी पोल, सूरज पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल, ये सब पोल भी इसमें मुख्य रूप से काउंट की जाती है। तो ध्यान रखना। आप लोगों को अब अपने एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी अपनी तैयारी के लिए मेरी ओर से यानी भरत सर की ओर से ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपको सफल करे और घर में नौकरी की बरसात करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।